वेलकम बैक स्टूडेंट। इसमें लास्ट नंबर टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स के बारे में, और इनवर्स के बारे में सारा डिटेल हम लोगों ने क्लियर नहीं कर लिया था। मैंने आपसे कल कहा था लास्ट टाइम पे मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे आपको क्वेश्चन बताना शुरू करूंगा इक्वेशंस। तो यहीं पे इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस आ गई। यहाँ पे नया आर्टिकल है, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग टाइप से लिखा होता है, नाम तो मैं अपने साथ टाइम लिख रहा हूँ। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी बुक में लिखा हो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी बुक में लिखा हो सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। है एक्चुअली वही ना, है एक प्रकार की लीनियर इक्वेशन, उसको आपको समझना है बस। तो हमने सिंपल सी एक बात है, ये चैप्टर अलग भी बोल सकते हो, डिटरमिनेंट में भी बोल सकते हो, लेकिन और मैट्रिक्स में भी कह सकते हैं इसे, लेकिन मैं पहाड़ डिटरमिनेंट रहा हूं इसलिए मैं डिटरमिनेंट को मना लिया। ठीक है, वैसे ये अलग ही आर्टिकल है और एक बिल्कुल एक सेपरेट चैप्टर जैसा एक प्रकार से, क्योंकि छोटा सा एक आर्टिकल है, एक लॉन्ग क्वेश्चन डैम श्योर होता है इससे आना ही आना। और अगर मैं इसकी पॉपुलैरिटी की बात करूं तो गजब है, गजब। मतलब एक ऐसी इक्वेशन 3 वेरिएबल की या 2 वेरिएबल जो सॉल्व ना कर पाओ आप लोग, ठीक है, तो उसे सॉल्व कर देता है। नॉन होमोजीनियस या होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कर देता है, ये कर देता है। कैसे कर देता है कुछ बताएंगे। तो हम लोग यहाँ जितने भी चीजें पढ़ेंगे वो सारी ज्यादातर चीजें नॉन होमोजेनियस के तौर पर पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल पे मान लो एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये क्वेश्चन लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन लिखे, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। किस वेरिएबल की है, कितने वेरिएबल है इसमें, यहाँ पर 3 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल के लिए लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दी गई है। तो ऐसे 3 या 2-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे 3x प्लस 4y प्लस जेड इक्वल टू 8, 2x प्लस 4y प्लस 8z इक्वल टू 1, ये 3 इक्वेशन दी गई। इसको सॉल्व दिखा दो जरा, नहीं कर पाओगे आप लोग, कोई मेथड ही नहीं है पूरा ऐसा। कहा सर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर लेंगे, कैसे कर लोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब होता है जब यहाँ पर 0 0 0 होमोजेनियस इक्वेशन। अब आपको होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस डिफरेंस नहीं पता होगा। एक ऐसी इक्वेशन जो x y z इक्वल टू 0 0 0 के फॉर्म में हो वो होमोजेनियस, तो 0 के फॉर्म में ना हो उसे नॉन होमोजेनियस। ठीक, हम लोग को यहाँ ये सब नहीं पढ़ना कि ये ऐसा है वैसा ना, हम लोग को यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और ये सॉल्व करके दिखाना है, इतना भी जो आपके सिलेबस में है। और आगे बढ़ जाओगे तो उसके और अंदर अंदर बहुत कुछ आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जितना हम लोग पढ़ रखते हैं, जितना है सिलेबस में उतना और थोड़ा बहुत अपने से और भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट के लिए लेवल हाई के लिए अपने से और भी पढ़ लेंगे, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। इसी लीनियर इक्वेशन को 2 टाइप से बोला जाता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिए अच्छे से, और नोट डाला है यहाँ पर मैंने। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देयर आर 2 टाइप। 2 टाइप की इक्वेशन होती हैं। ऐसी कैसी कैसी होती है बेटा? कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, संगत निकाय असंगत निकाय। ठीक, ये कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं, इनके बारे में समझना। डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंट क्या होता है? अ गिवन सिस्टम ऑफ अ इक्वेशन इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंट। अगर इसे हम लोग कंसिस्टेंट कब कहेंगे? जब इसको सॉल्व करने पर, इक्वेशन को सॉल्व करने पर इसकी 1 वैल्यू या 1 से ज्यादा वैल्यू आ जाए। देखो आ जाए, इफ इट हैज 1 और मोर सोल्यूशन। अगर इसकी 1 या 1 से ज्यादा वैल्यू आ जाती है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? संगत निकाय कहते हैं। किससे? इक्वेशन। ठीक, अगर इससे, अब इसी में इनकंसिस्टेंट क्या बोलते हैं? A system, a given system of equation is said to be inconsistent if it has no solution. इनको सॉल्व करने पर इनकी वैल्यू फाइंड ना हो, इनकी वैल्यू सॉल्व ही ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। 2 टाइप के होते हैं, मतलब जिसको सॉल्व हो जाए, जो सॉल्व हो जाए उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट, जो सॉल्व ना हो इनकंसिस्टेंट। मतलब क्या? मतलब कोई क्वेश्चन जो 3 दी वो सॉल्व होंगी नहीं कभी, कुछ तो मान निकलेगा। हाँ, उसको भी क्या बोलते हैं, इसी में नोट डाला हुआ हेडिंग में, जरा देखिएगा। मान लिया कोई आपको इक्वेशन यहाँ दी गई है, ठीक, वो इक्वेशन इस फॉर्म में है। आपको सर ये फॉर्म क्या होगा? ax बराबर b, ये क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, एक फॉर्म हम बताते हैं लिख की तरह, ये ax बराबर b क्या है। ठीक, यहां तक समझा गया? इसको मैं रफ करो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अच्छा, एक बढ़िया एग्जाम्पल देखना, आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है 3x प्लस 4y प्लस जेड इक्वल टू 8, 4x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 3। ठीक, इसे मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मैट्रिक्स के फॉर्म में देखना, 3 4 1, 4 इन इक्वेशनों को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, 2 3 4 डन। और ये हो गया x,
वाई एंड जेड इक्वल टू ये बचा 8 7 एंड 3। ठीक सुनना, ये कोई मैट्रिक्स है, इसे ऐड कर लिया। ये क्या है, वेरिएबल्स है, अननोन नंबर हमारे वेरिएबल्स है कि नहीं, हमारे नंबर ऑफ अननोन है। नंबर ऑफ अननोन का मतलब होता है एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। ठीक है, जिनकी वैल्यू आप लोग को फाइंड करनी होती है। ठीक, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, किस ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की है। नंबर ऑफ अननोन, अननोन का मतलब होता है जो आपको बिल्कुल पता ना हो, एक्स वाई जेड आपको गिवन है नहीं गिवन, कि आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक्स वाई जेड अननोन है, तो अननोन उनको जेड लिख दिया गया। एक बात कभी कभी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नंबर ऑफ अननोन और ये सब चीजें आप जब थोड़ा आगे क्लास में जाओगे, अपने आप ग्रेजुएशन में जब जाओगे ना, तो जब पढ़ोगे आप लोग ये सब चीजें वहाँ पढ़ने मिलेंगी, और ये सब चीजें पढ़ने को आएंगी वहाँ पर, और आपसे कहा जाएगा तो इंटर पढ़ के आए, शायद ना भी पढ़ा, फिर आपसे पढ़ेंगे। ये बात ध्यान रखिए। तो लेट कर लिया इसे ए, इसे एक्स, इसे बी, तो एक क्वेश्चन देखो इसको मान लीजिए, लिखा लेट बी द गिवन इक्वेशन, सॉरी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का एक ऐसे लेट कर लिया। अब इसी में 3 कंडीशनें बनती है, मैंने आपको बताया दो कौन कौन सी थी, कंसिस्ट इनकंसिस्ट थी ना, इन्हीं बताते हैं। अब फर्स्ट नंबर ये बोल रहा है इफ मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0, आपको मालूम है अगर मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में ये मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए बेटा, मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देन द सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एंड ट्राइवल, इसे हम लोग ट्राइवियल सोल्यूशन भी कहा जाता है, ट्राइवल सोल्यूशन। अब मेरी बात सुनो, इफ मॉड ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, देन इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है, अपने आप में अद्वितीय मान रखता है, खुद एक रखता है, मतलब सोल्यूशन सॉल्व होगा। मीन क्या है यहाँ पर बेटा, एक्स वाई जो भी यहाँ पर वैल्यू निकलेगी सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट होगी, इसीलिए से बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। लेकिन कभी कभी बोलता है कि बताइए क्या ये ट्राइवियल सोल्यूशन होगा, इसी यूनिक सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ये स्पेशल नेम हो गया ट्राइवियल सोल्यूशन। ट्राइवियल सोल्यूशन क्या होता है, कब होगा ट्राइवियल सोल्यूशन, एग्जाम में आया, इफ मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देन नंबर 1 कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, या नहीं लिख दिया ट्राइवियल सोल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन, नंबर ऑफ और बहुत सारे टर्म लिख के आ गए, तो आंसर वहां पे क्या टिक लगाओगे, ट्राइवियल सोल्यूशन लगाओगे। दूसरा लिख के ना यूनिक सोल्यूशन, तब क्या करो, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, अब ट्राइवियल सोल्यूशन क्या होता है, इफ मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देन ट्राइवियल सोल्यूशन ए मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन इक्वल टू 0 की है ना, इन सिस्टम क्या बोलते हैं, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन बोलते हैं। बताओ क्या प्रॉब्लम है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने बताया इसी को एक कंसिस्टेंट सिस्टम भी कहते हैं। देखो मैंने भी ऊपर बताया था, एक गिवन सिस्टम इक्वेशन इज सेड टू बी अ कंसिस्टेंट इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशन, एक या एक से ज्यादा मान निकलते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। और कंसिस्टेंट क्या है, मॉड ऑफ इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, द सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब कुछ ना वैल्यू निकल रही, इसका मतलब इसे हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। कंसिस्टेंट सिस्टम, ये कंसिस्टेंट, इसमें वैल्यू निकल रही है आपके पास, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, इनकंसिस्टेंट। कैसे हैं दोनों, इनकंसिस्टेंट। ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, और ये बहुत जरूरी बात थी। अब इफ मॉड ऑफ इक्वल टू 0 एंड, यहाँ पर दो कंडीशन बनती है, मॉड इक्वल टू 0, मॉड इक्वल टू 0, ठीक, दो है। अब मॉड इक्वल टू 0, यहाँ पर यही एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, एंड साथ ही साथ ये 0 तो हो, साथ में एडजॉइंट ऑफ ए, इसका अगर एडजॉइंट निकाला जाए और इस 20 से इसमें मल्टीप्लाई कराया जाए इसमें, और उसकी वैल्यू 0 के बराबर ना आए, देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तब उसके कोई भी मान नहीं निकलेंगे, कोई भी मान नहीं निकलेंगे। ठीक, और ऐसे सिस्टम क्या बोलते हैं, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, सॉल्यूशन निकलेंगे क्या इसके, नहीं निकलेंगे, लेकिन भैया कुछ तो निकलने चाहिए ना। अब उसमें कंडीशन उसने बोली, इसीलिए यहाँ पर मॉड ऑफ इक्वल टू 0, मॉड ऑफ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये तो एकदम 0 हो जाना चाहिए। फिर तो यहीं पे देखना, यहाँ पे लिखा है साथ में एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो नो सोल्यूशन। अब वही क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू 0 ना हो, इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, ये भी 0 और ये भी 0, देन द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बहुत सारे मान निकाल सकते हैं। मतलब बहुत सारे मान का मतलब क्या है, बहुत सारी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करती है। एक ये बताओ, अगर एक मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है,
ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, कोलिनियर होते हैं ना, तो जितने पॉइंट भी होंगे उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मान लीजिए आपको स्ट्रेट लाइन, एक लाइन की इक्वेशन, यहाँ पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब पॉइंट। देखो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की सॉल्यूशन ये भी होगा, ये भी सॉल्यूशन होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब क्या ये पॉइंट रखो तो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये रखो तो भी, ये रखो तो भी, मतलब ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, मतलब अब वी कैन से दैट दिस इज हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर सिर्फ एक ही मान निकलेगा, मान लो एक, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। एक या दो निकलते हैं, एक ही निकलता है, उसी को यूनिक बोलते हैं। यूनिक क्या मतलब क्या होता है, अपने आप में यूनिक होना, कि आप सिर्फ एक हो, हम सिर्फ एक होंगे, हमारे अलावा कोई दूसरा मेरा तो होगा नहीं। सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे बात करूं अमित गुप्ता सिर्फ एक, तो दूसरा अमित गुप्ता तो होंगे, यूनिक है। और सिंपल, आप एक, आप या कोई बच्चे हो, आप एक, आपके अलावा कोई दूसरा है नहीं होगा ना, आपके अलावा कोई दूसरा है, आपके स्वभाव बिल्कुल जो सेम आप ऐसा नेचर हो, आप ऐसा लगता हो, कोई नहीं, इससे यूनिक। और खूब सारे हो जाते, ठीक। अब बहुत सारे पॉइंट होते हैं तो ये ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम यहीं पे आपको ये बात बताई है, अब इसे सीधे सॉल्व करना सिखाएंगे। यहाँ पे एक बात समझ लेना, ये लीनियर इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए, ठीक है सर। 2 वेरिएबल्स के लिए क्या होती है, जिसमें x और y होंगे वो 2 वेरिएबल्स के लिए हो जाएंगे, जिसमें x और y होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 वेरिएबल्स के लिए हो जाएंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, आगे बताते हैं। हाँ तो बच्चों एक चीज और देख लो, एक बार समझ लो, मैंने आपको बता दिया, फिर से देख लो, मैंने आपसे बोला था ना, अगर एक सोल्यूशन है, मान लो एक वैल्यू है, सोल्यूशन का हल हो रहा है तो कंसिस्टेंट, नहीं हो रहा है इनकंसिस्टेंट। लेकिन सर यहां पर तो हो रहा है, यहां पर तो हो रहा, मैं देखो हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे मान है, ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, लेकिन ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो अब इसी से क्वेश्चन आगे बताते हैं, ठीक है, चलिए। हाँ तो बच्चों सब समझो, अब आए क्वेश्चन, देखिए ये 3 वेरिएबल का मैं आपको क्वेश्चन पहले बताऊंगा, 2 वेरिएबल तो आपको अपने आप आ जाएंगे। तो सर सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, सर ये क्या लिख दिया आपने, मैट्रिक्स, 2 मेथड से आपको सॉल्व करना है, एक आएगा मैट्रिक्स मेथड और दूसरा आपको आएगा क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल, ठीक है, दूसरा क्रैमर रूल आ जाएगा। अब हम यहाँ पे आपको पहले आज क्वेश्चन बताएंगे सिर्फ मैट्रिक्स मेथड से, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्रैमर रूल से। ये बताइए कि मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखा, ठीक, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, एक क्वेश्चन लिख दिया। अब आप एक बार मुझे ये बताओ, अगर मैं इसी क्वेश्चन को और लिखना चाहूं तो यहां पर सिर्फ क्या बदल दूं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दूं, सारी वैल्यूज, क्वेश्चन चेंज हो, क्या मैथड बदलेगा, नहीं, मैथड नहीं बदलेगा। मैट्रिक्स मेथड से पहले सॉल्व करूंगा, दूसरे को आपको क्रैमर रूल से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एक वीडियो में क्लियर भी हो जाए। अब एक बात आती है, सर सॉल्व द मैट्रिक्स मेथड, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन कैसी है, इन 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन है। इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स की है। अब बात आती है सर 2 वेरिएबल्स क्या होती है, वो तो आपने बताया नहीं। अरे कुछ नहीं, 2 वेरिएबल होता है 2x प्लस y, 3x प्लस 3z 3y, ऐसे हो गया। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओ क्या? और आपको मालूम है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, इसीलिए देखो नंबर ऑफ अननोन लीनियर इक्वेशन के बराबर है, क्योंकि आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो सभी क्वेश्चनों में ट्राइवियल सॉल्यूशन पढ़ना है, ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल एक भी नहीं पढ़ना, जिसमें नंबर ऑफ अननोन नंबर ऑफ इक्वेशन के इक्वल हो जाए। नंबर ऑफ अननोन का मतलब क्या होता है, अननोन मीन होता है एक्स वाई जेड, इक्वेशन मीन होता है पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, याद रखो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, लिखिए 3 इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन 1 2 3, 3 है कि नहीं, बराबर है। ऐसा कभी होगा तो ही वो सॉल्व होगा, और सॉल्व नहीं होगा, तभी उसे नॉन ट्राइवल ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं। हमें वही पढ़ना है, उन्हीं के बारे में सॉल्व करना है और उन्हीं को पढ़ना भी हमें, ठीक है, हमें इसी के बारे में पढ़ना है। अब बात आती है सर कि ये देखिए जरा आपके पास, हमें ये क्वेश्चन आई, अगर ये क्वेश्चन आती है तो काम आपका बन जाएगा। अच्छा वो अलग बात है, ट्राइवल नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इतना आपको आपके एग्जाम में नहीं है, आपके इंटर लेवल में इतना नहीं है, ठीक, आपको समझ में आ जाएगा सर। तो चलिए सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से। अब मैट्रिक्स में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स में चेंज करना पड़ेगा। इसको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं देखना, सबसे लिखा से मैं अरेंज कर सकता हूं ऐसे 2 1 1 1 -2 -3
3, 2 एंड 4, ये बैक लगा दिया। इसमें आपने ऐसे ऐसे दिया, आपको पता है एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई आपको मालूम है ना, रो का कॉलम से होता है, इसका मल्टीप्लाई ऐसे, इसका मल्टीप्लाई ऐसे, इसका मल्टीप्लाई ऐसे, ये याद है, इक्वल टू 1, 1 एंड 6, एक लाइन लगा देख चलना। इसे आपने लेट कर लिया, ये मैट्रिक्स है कोई, इसे ए मैट्रिक्स लेट कर लिया। ए ये क्या है, ये वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ अननोन है, इन्हें आपने एक्स कैपिटल एस में लेट कर लिया। इक्वल टू बी मतलब बेस, बेस होते हैं इसे बी लेट कर लिया ऐसे आपने। ये प्रकार से वेक्टर स्पेस भी होते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू बी। अब आपको यहां से ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने में क्या है, यहाँ पर ए इनवर्स बी हम ऐसे लिखते हैं, सिंस इससे मान लिया आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बस अब आपने ये सारा काम किया हुआ है पीछे, अब आपको निकालनी वैल्यू क्या है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, पूरा क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आपको ए गिवन है, आपको सिर्फ ए इनवर्स निकालना है। ए की वैल्यू क्या है पहले बता दे रहा, ए बराबर आपने जैसे लिख दिया उसको लिख लो पहले। ए क्या आपने लिया है 2, 1, 1, 1 -2 -3, 3, 2 एंड 4। अब आपने ए इनवर्स निकालने के लिए आपने अपना मेथड पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फॉर ए इनवर्स, फॉर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ, ये आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बस ये आपको सारा सॉल्व करना है, वो यहां पर लगा देना, बस एक लाइन लगानी पड़ेगी आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब आपने सर सब कुछ मैंने पढ़ा है, बस आपने इतना चेंज कर दिया क्वेश्चन सॉल्व, बस हो गया। क्या करूँ आपको लास्ट टाइम तो मैं रोज 2 दिन से यही पढ़ा रहा हूँ, 2-3 दिन से। ए इनवर्स निकालना, अब पहले टाइम में कैसे निकलेगा और सब कब निकलता है, यहां पर मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर, मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम होना चाहिए, ट्राइवियल सॉल्यूशन होना चाहिए, कंसिस्टेंट। ट्राइवल क्या होता है भाई, मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, कंसिस्टेंट। ट्राइवल क्या होगा, तो भी ट्राइवल। और एक बात ध्यान में, नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन के बराबर, तो भी ट्राइवल होता है, ठीक। एक सोल्यूशन को बोलते हैं ट्राइवल सोल्यूशन, इसलिए बोलते संगत हल हो गया, मतलब मान तो निकलने वाले हैं इसके, चाहे बहुत सारे मान निकले चाहे एक मान निकले, लेकिन वैल्यू तो फाइंड आउट होंगी, ठीक है। अब कभी तो सबसे पहला काम तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तब मॉड ऑफ, तो पहले तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे यहां से। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या है, 2, ये गया ये गया, देखो -8 बीच में माइनस, प्लस का 6, -1, 4 बन जा 4, इनके का 9, प्लस का 9, ठीक, +1। देखिए बेटा दिस एंड दिस क्या हुआ, 2 बीच में -6 हो गया तो +6 हो गया, इक्वल टू यहां वैल्यू -2 आई तो -4, यहां वैल्यू क्या आई है 13 -13, ये वैल्यू क्या 8 तो +8 हो गया। ये वैल्यू बता देखना क्या हुआ, यहां वैल्यू हो गया -17 + 8, वैल्यू क्या चाहिए बेटा -9, ठीक, ये हो गया। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आपस क्या आ गई है, मॉड ऑफ ए इक्वल टू -9 नॉट इक्वल टू 0। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये बात तो क्लियर हो गई, ए इनवर्स तो निकल जाएगा, ठीक है। अब यही इसको सॉल्व करना है। अब बात आती है ए इनवर्स निकालने पर हम लोग क्या निकालते थे, एडजॉइंट ऑफ, क्या फाइंड करते थे, एडजॉइंट ऑफ। तो उसके लिए आपको दूसरी मैट्रिक्स लेट करनी पड़ती है। अब एक क्वेश्चन तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं पूरा सॉल्व कर, अगले क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व नहीं करूंगा, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन बताएंगे मैं डायरेक्ट लिख देंगे ए इनवर्स वैल्यू आई है, वो आपको सॉल्व करना है, ऑन सॉल्विंग में लिख दूंगा सॉल्व। मैं एक क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व दिखा रहा हूं, सिर्फ एक यार पूरा। नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें सिर्फ ए इनवर्स वैल्यू डायरेक्ट लिख दूंगा, ये इनवर्स वैल्यू आ रही है, कैसे आ रही है वो आपको देखना है, ये ऐसे ही बता रहा हूं, ऐसे करना पड़ता है। आप क्या करेंगे, लेट करें किसी एक मैट्रिक्स सी को, लेट एनी मैट्रिक्स सी, क्यों सी माना कि बी आई बी लिखा हुआ, अब बी सी मैट्रिक्स क्या होगी, किससे फुलफिल होती है, कोफैक्टर ऑफ ए, ए मैट्रिक्स कोफैक्टर से, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ये हो गया। अब आपको इसको निकालना है, निकाल लेना, आप सब ले लीजिए, कोफैक्टर ऑफ लिखना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ ए, एक कोफैक्टर करने का। तो A11 निकालते हैं आप, कितना आएगा
A12 फाइंड करते हैं, यहां से क्या आएगी, A13 निकालते हैं वैल्यू क्या आएगी, चलिए A21, A22, A23, ठीक, और यहां निकालते हैं A31, A31, A32 एंड A33। अब आपको सबको मालूम है यह होता है -1 की पावर 1 + 1 मतलब प्लस, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है बात, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मैंने आपसे बोला यहां पे ऐसे आप लिखना -1 की पावर 1 + 1, ये होता है वैल्यू ना, तो प्लस में आएगा। मैं एक बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूं पूरा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, डन हो गया बेटा। अब सारे वैल्यू पे निकालो। A11 क्या है, -2 -3 2 और 4। नेक्स्ट, अब आप जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो तुरंत वीडियो पॉज कर दिया करो, पहले हिस्सा ऑफिस में निकाल लिया करो, आपको निकालने के बाद जब मैं फिर आप कंटिन्यू करो, कंटिन्यू देखो आपने सही किया ही गलत किया, इससे आपका फायदा हो, ठीक। 1 1 ये गया, ऐसे गया ऐसे गया, अब 1 2 देखेगा, ये गया ये गया ये गया ये गया, तो 1 3 देखो आप क्या हो, 1 -3 3 और 4, 1 3 क्या है, देखो ये गया ये गया, 1 -2 3 और 2, ठीक, डन। अगला क्या आएगा, 2 1 1 1 2 4, ठीक। नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक, 2 1 3 4, 3 3 क्या है, 2 3, डन हो गया। अब अगला देखना, दिस एंड दिस 1 1 -2 -3, ठीक, 2 1, तो ये गया 2 1 1 -3, ठीक। नेक्स्ट ये गया 2 1 1 माइनस, सभी निकालो, 4 2 जा 8 -8 बीच में -6 प्लस का 6, क्या है, -2 आंसर है, ये आपके पास -2, डन हो गया। इधर कितना आया, ये 4 बीच में माइनस 9 प्लस 9 हो गया 13 आ गया, लेकिन 13 आया तो कितना आंसर आएगा, -13, क्लियर हो गया। देखिएगा 2 1 जा 2 बीच में -6 प्लस का 6, क्या हुआ आंसर 8, प्लस का आपके पास आ गया 8, 4 1 जा 4 -2 2 बचा तो -2 आ जाएगा, इधर 2 2 कितना आएगा, 8 -3 5 आ गया, ये 4 -2 2 हुआ प्लस में, ठीक है, बाहर आ जाएगा, इसमें -2 आ गया, ये कितना आएगा 8 -3 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो 5 आ गया, ये कितना आएगा 2 था बेटा, ये 2 2 जा 4 -3, क्या आंसर आया 1, और प्लस में माइनस में -1, आपका आंसर आएगा। अब बात देखिए, सारी वैल्यू निकाल लें, -3 बीच में माइनस -2 तो प्लस का 2, आंसर कितना आया आपका -1, देन ये देखिए कितना आया, -6 बीच में -1 -7 तो प्लस का 7 हो गया, ये माइनस का 4 -1 क्या -5 तो माइनस का 5, सारे आंसर आ गए, ठीक। अब सभी आंसर जब आ गया आपका तो सी की मैट्रिक्स में गिवन करो, पहले क्या है बताओ, -2 -13 8 वैल्यू -2 5 -1 -1 7 एंड -5, डन हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मैंने आपसे कहा था इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बोलते हैं बेटा, ट्रांसपोज -2 -13 8 -2 5 और -1 -1 7 एंड -5, डन हो गया। आपने एडजॉइंट निकाल लिया, अब इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट में मॉड ऑफ ए से डिवाइड करना, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अगर पॉज को पैटर्न करो तो रहता है। हाँ, तो अब सर देखिए बच्चों, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए पर मॉड ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है पास, ये मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी, और फिर वैल्यू फाइंड करने पर मॉड ऑफ ए कितना आएगा, मॉड ऑफ ए -9 वैल्यू, ठीक। एडजॉइंट ऑफ ए -1/9 और ये हो गया आपका एडजॉइंट -2 -1 -13 5 and 7 8 -1 -5, अब ये हो गया सर। अब इस वैल्यू को हम लोग यहां पुट करना है एक्स में, ठीक, इसमें पुट इन फर्स्ट,
अब बस हमें इसे पुट इन फर्स्ट में पुट करना है, पुट इन फर्स्ट। अब जब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x बराबर ए इनवर्स के देखिए -1/9, ठीक, ये क्या है -2 -1 8 -1 सॉरी 13 -13 5 and 7 इससे पहले कैंसिल बराबर और 8 -1 -5। अब मल्टीप्लाई किससे कराना है आपको, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 and 6 से। अब हाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 1 ये 5 है, तो क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो गया, 5 होगा तो ये भी 5 है। वो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर 3x + 2y + 4 बराबर 5 है, 6 नहीं है, ठीक है, 5 होगा, यहाँ पर लिखा है, ठीक। अब सॉल्व करते हैं कि 5 होगा यहाँ पर, कोई बात नहीं, माइनस का 1/9। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ लीनियर इक्वेशन में गड़बड़ हो गया थोड़ा, ये तो सही है ये सही है, बस यार इक्वेशन में यहाँ 5 होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसका, तो लास्ट में यहाँ मल्टीप्लाई में फर्क पड़ता है, लिख दिया सही, तो सॉल्व नहीं होगा। देखना 1 का मल्टीप्लाई करा यहाँ पर कितना होगा -2 -5, 1 का करा यहाँ पर कितना -13 + 5 35, देख लिया अच्छे से, 8 -1 -25 डन होगा कि नहीं होगा। एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है यहाँ पर, अब देखो बताते हैं आपको यहाँ पर। अब देखो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराया, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराया, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कराया, इक्वल टू देखो कितना -1/9 सॉल्व करो कितना होगा -2 -4 -9 डन हो गया, ठीक। ये क्या है 35 और ये क्या होगा बेटा आपके पास 50 40 और 40 - 13 27, कोई दिक्कत। अब ये देखना ये क्या है 8 - 26 हुआ कि नहीं, अब 8 में कितना बचेगा माइनस का 3, देख लो 8 माइनस का 3 हो गया। अब बराबर x चल रहा है यहाँ पर, तो देखिएगा x बराबर यहाँ पर x को लिख दिया आपने ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म x y z इक्वल टू इस -1/9 का डिवाइड इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी करो, माइनस मल्टीप्लाई तो डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा 1, ये क्या आएगा -3, ये क्या आएगा 2। बताइए इसके लिए क्या आ रही है, कंपेयरिंग करा लो, ये पढ़ चुके हैं x = 1 y = -3 z = 2, क्या ठीक क्लियर हो। अब मेरी बात सुनिए, इसीलिए मैंने यहाँ 5 लिखा था, 6 होता ना क्या सॉल्व नहीं होता, ठीक, तो आंसर वैसा आता, मैं चाहता था आपसे 6 से ही सॉल्व कर देता, लेकिन फिर आंसर को पटांग आता तो सर वैल्यू ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, एक बात ध्यान रखिएगा, वो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ 5 यहाँ 6 नहीं 5 हो गया, ठीक है। तो अपना अपना देख लीजिएगा क्वेश्चन, जब आप पीछे वीडियो बनाइएगा तो उसमें देख लीजिएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन करने का तरीका समझ आ जाए, क्या किया मैंने, आपको इस तरह एक बात बताइए, ये जो इनवर्स आपने निकाला तो 1/9 का मल्टीप्लाई पहले पढ़ाई क्यों नहीं। अच्छा बताओ, अगर ये ऐसे मल्टीपल होते 9 के डिवीजन होते मल्टीपल होते अगर 9 के तो कट जाते, इसलिए मैंने नहीं कराया, इसीलिए मैंने यहाँ रख दिया, पहले इसका मल्टीप्लाई करा दिया, बाद में इससे डिवाइड कर दिया ताकि आपको आसान हो। एक क्वेश्चन मैं बताता, एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे, बट वहां पर मैं आपको इनवर्स डायरेक्ट निकाल दिखा दूंगा कि हाँ ये इसका सोल्यूशन करने पर ये आंसर आएगा, ठीक है। एक बार और अच्छे से क्लियर तो जाए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो अच्छा देखो ये क्वेश्चन एक और आ गया, ये 3x + 4y + 2z = 8। अब यहाँ पे देखिए x तो है ही नहीं, 2y - 3z = 3, x - 2y + 6 = -2 नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दो ना रहने दो, तो अपने मन से इस क्वेश्चन को 0x लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अरे अगर नहीं है यहाँ पर x की वैल्यू, मान लो यहाँ पर नहीं है x तो 0x लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं ऐसे भैया हम लोग 0x। अरे ये बताइए, अच्छा 2y - 3z लिखा हुआ है, वेरिएबल आपका 3 है, 3 वेरिएबल है, अब x नहीं है, अब मैट्रिक्स बनाना है आपको, तो मैट्रिक्स में आप कैसे लिखते हो, क्या लिखते हो, पहले लिखते हो 3x की, फिर यहाँ y के, फिर यहाँ y कोफिशिएंट। अब यहाँ ऐसा कोफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा भाई, यहाँ पर ऐसा कोफिशिएंट नहीं भैया, 1 कैसे हो जाएगा, x का तो अगर सिर्फ x होगा तो x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे है ही ना x भैया, हमने तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 2y - 3z, यहाँ x तो है नहीं, x कब नहीं होगा, जब इसका कोफिशिएंट केवल लिखेंगे 0, ठीक है, तो ये हो गया 0, ठीक बेटा, 0 2 - 3 1 - 2 6, और इससे आपने लिख दिया क्या x y and z, और लास्ट में वो क्या आ गया 8 3 - इसको भी हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक। अब ये क्या आपने a ले लिया, इसको x ले लिया, इससे आपने b ले लिया, x के लिए क्या होती है बेटा a इनवर्स
बी। आपको ए इनवर्स बी फाइंड करना है। अब जब आप ए इनवर्स बी फाइंड आउट करोगे तो अब आप मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। अब क्या करना होगा आपके पास, यहां से आप सबसे पहला काम क्या करो, मॉड ऑफ ए निकालो। क्या निकालोगे, मॉड ऑफ ए। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, मैंने आपसे बोला मैं डायरेक्ट बताऊंगा। अब जब हम लोग इसे मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो मॉड ऑफ ए के लिए क्या आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। अब सॉल्व करो खुद, ठीक। मॉड ऑफ ए के लिए क्या आएगी, 2। फॉर सॉल्व करने का अब हम लोग यहां से फाइंड करना ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए स्मॉल, यहां पर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक। तो एडजॉइंट के लिए अब हमने आपसे बोला था एडजॉइंट के लिए आपको मैट्रिक्स सेट करनी पड़ेगी, फिर आपको ये करना पड़ेगा, सारे काम करने होंगे। तो अब मैंने आपसे कहा था वहां पर वीडियो, पहली वीडियो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा। तो फिर सॉल्विंग करने पर एडजॉइंट ऑफ ए मैंने फाइंड आउट कर लिया। सॉल्विंग करने पर एडजॉइंट ऑफ ए देखिए ये फाइंड आउट हुआ, 6 - 28 - 16 - 3 16 9 -2 10 एंड 6। अब यहां से क्लियर हो गया, आपको सारी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू कैसे करें, ठीक। अब इसके लिए आप कर दो ए इनवर्स। तो जब ए इनवर्स की वैल्यू आएगी तो 1/2 क्या आया, 6 - 28 - 16 -3 16 9 -2 10 एंड 6, ठीक। अब चाहूं तो इसका डिवाइड कर सकता हूं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर, यहां यहां नहीं हो पाएगा इन दोनों में, इसलिए मैंने किया नहीं। कर दो कोई दिक्कत नहीं, चलो हम कर देते हैं इस बार। अब ये इसकी वैल्यू आप पहले पुट कर दो पहले बी में जाके, फिर मल्टीप्लाई करो तब करो। तो x बराबर आपके पास हो जाएगा ए इनवर्स की वैल्यू 1/2, 6 - 28 - 16 -3 16 एंड 9 -2 10 एंड 6। और ये बेस क्या था आपके पास, 8 3 एंड -2। डन हो गया। मल्टीप्लाई सबको कराना होता है, दिशा ऐसे 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 सबको याद हो। अब हम बात करते हैं कि पहले 2 का डिवाइड कर लेते हैं और साथ में मल्टीप्लाई भी करा लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसको कराते हैं इस तरह, यहाँ पर आराम से। तो x को आपने लिख दिया क्या, x y z। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ, सब कुछ नहीं कि मुझे क्या करना मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ सॉल्व करके दिखाऊंगा कि क्या आंसर आ रहा है। आपका आंसर आएगा 24 - 42 + 16, ये हो जाएगा -12 + 24 - 9, और आ जाएगा -8 + 15 - 6। ये आपको सॉल्व करने पर आने वाला है, ठीक। सॉल्व करने पर वैल्यू आपका दिया जाएगी, ठीक। अब बात आती है यहाँ पर ये वैल्यू पूरी सॉल्व करने की जाएगी, -2 आ गई। ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास, -2 3 एंड 1। अब आप देख लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए सब लोग। ये -2 आ जाएगा, -3 है 1। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 1। क्यों मैंने ऐसे किया, क्यों मैंने देख के सब बता दिया, इसलिए मैंने कर दिया कि अब अगर मैं आपको फिर सॉल्व करूंगा तो पहले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस रहेगा। मैंने आपसे कहा ना वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको गाइड बता दिया कि क्या क्या आंसर इसका सॉल्व करने पर मल्टीप्लाई करना क्या है। अब आप लोग को मल्टीप्लाई कराना है, करना आप लोग को, मुझे नहीं करना है, ये सब आप लोग करिए। मैंने क्वेश्चन बताया, अपने क्वेश्चन किया। अब क्वेश्चन जितने चाहो बदल दो, चाहे जो बदल दो, क्या आप नहीं कर पाओगे, सब क्वेश्चन बदल दो। अब यह मैंने आपको मैट्रिक्स मेथड बताया, कल बता दूंगा क्रैमर रूल। कल के बाद से आपकी ये पूरा चैप्टर मिल जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन। बढ़िया अच्छे से पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बहुत मजा आने वाला क्लास में, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कीप प्रैक्टिस। चलिए कल मिलते हैं, स्टे होम स्टे सेफ।